2021 में शेख हसीना के शासन के दौरान ही नवरात्र के दौरान एक बार संगठित सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं पर आघात हुए। तो कह सकते हैं कि 2021 से लेकर के इस 2025 तक जो भी बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है, उससे पहले बार आम विश्व का आम जनमानस जो है उससे अवगत हुआ है कि जब बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो लोकतंत्र वहाँ मैंने लोकतंत्र को एक प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार जो चल रही थी, चुनी गई सरकार, उसको बर्खास्त किया गया। तो चाहे लोकतंत्र का मुद्दा हो या भारत की आंतरिक सुरक्षा हो या मानवाधिकार का मसला हो या अल्पसंख्यक हित का मसला हो, तो भारत सरकार प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप कर सकती थी। भारत सरकार ने इस विकल्प को नहीं चुना। तो मेरा कहना है कि पहले स्थिति का आकलन ठीक प्रकार नहीं हो पाया। दूसरा है कि जो नई परिस्थितियां बनी उसमें आप सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर पाए, जबकि आपके पास अवसर थे, आपके पास मुद्दे भी थे। विश्व जनमत भी इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आपके साथ होता, और अगर विरोध में भी होता तो वो खुल करके बहुत विरोध में नहीं होता। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज से ठीक 20 वर्ष पहले अटल जी के सरकार के समय थे। तो 20 वर्ष में क्या 12 वर्ष में ही एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है? तो इतना लंबा वक्त है। तो मुझे लगता है कि वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वो इतने सक्षम, कैपेबल नहीं है। अगर वो सक्षम, कैपेबल होते तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से घटनाएं होने वाली थी उसका कुछ न कुछ अंदेशा होता और भारत सरकार के पास कुछ न कुछ सूचना होती कि बांग्लादेश के अंदर चाहे चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस हो या जमात के टॉप लीडरशिप के लोग हों, उनके मन में ये दहशत और भय हो कि अगर हम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की दूरी बढ़ाएंगे, अगर हम भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देंगे, अगर हम भारत को चिकन नेक से लेकर और दिल्ली कुछ तक धमकाएंगे, तो हम बांग्लादेश की सड़कों से लेकर के, हम और हमारा परिवार बांग्लादेश की सड़कों से लेकर अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं रह सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। धुरंधर, चारों तरफ धुरंधर की चर्चा चल रही है। सब धुरंधर देख करके पाकिस्तान जीत चुके हैं, भारत विश्व गुरु बन चुका है और एक बड़े ही इल्यूशनरी दुनिया में हम सब घूम रहे हैं। जो रील की दुनिया है उससे बाहर निकल के रियल दुनिया में आते हैं और थोड़ा नज़र घुमाते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहाँ पे हर रोज़ खबर आ रही है हिंदुओं के नरसंहार की। और ये वो खबरें हैं जो आ रही हैं बाहर। पता नहीं कितनी सारी ऐसे खबरें होंगे जो अंदर दबी हुई होंगी। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो कई बातें समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पिछले 1 साल से हम बांग्लादेश में क्राइसिस सुन रहे हैं, फिर कुछ महीनों बाद समझते हैं कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन आज तक निकल के नहीं आया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अमिया भूषण, जो कि एक लेखक और पत्रकार हैं। सबसे पहले तो आपका जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार ही क्यों ना हो, उसके बारे में आप बड़ी गहरी जो है वो रुचि रखते हैं और काफ़ी हद तक उसके अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप जानकारी अपने फेसबुक के माध्यम से देते रहते हैं। क्या हो रहा है? 1 साल 4 महीने बीत गए हैं, उठता है धुआं और फिर शांत हो जाता है और लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। कब तक इस इल्यूजनरी दुनिया में हम जीते रहेंगे? क्या हो रहा है? सबसे पहले ये आप हमारे दर्शक। देखिए, जैसा कि पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 के संध्या 5 बजे वहाँ तख्ता पलट हुआ, तो तब से अब तक अगर जोड़े तो सही में 1 वर्ष 4 महीने पूरा होकर के 1 वर्ष 5वां महीना चल रहा है। तो बांग्लादेश लगातार डिस्टर्ब है और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगभग मोटे तौर पर 4096 किलोमीटर की सीमा है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी और बड़ी सीमा है और लगभग अधिकांश हिस्सा इसका खुला है। तो आप देखें कि 5 भारतीय राज्य से भी ये सीमा लगती है: मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और बंगाल। तो बांग्लादेश में कोई भी घटनाक्रम होगा उसका स्वाभाविक तौर पर असर भारत पर भी आएगा। उसका असर भारत पर आएगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ ये भी एक किसी वेब सीरीज का हिस्सा है, जैसे लोग इसको देख रहे हैं, थोड़ा उनको दुख हो रहा है बस, लेकिन उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कुछ सॉल्यूशन की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर आप जी, जहाँ तक मेरा मानना है आम लोगों की बात, तो आम लोग बांग्लादेश समस्या से 2 4 हो रहे हैं।
ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में पहली बार हुआ है। जब शेख हसीना जो भारत में निर्वासन झेल रही हैं, इनके शासनकाल के दौरान भी हिंदू उत्पीड़न होता रहा है। इसको हम बांग्लादेशी मूल के लेखिका तस्लीम नसरीन और सलाम आज़ाद की किताबों के माध्यम से लोगों ने जो पढ़ते रहे हैं वो जाने हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये पहली बार है कि ये मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है और चीज़ें फ़ोन में रिकॉर्ड्स हो जाती हैं। तो इस बार पहली बार है कि पूरे दुनिया में गत कुछ वर्षों में, खासकर 2021 में शेख हसीना के शासन के दौरान ही नवरात्र के दौरान एक बार संगठित सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं पर आघात हुए। तो कह सकते हैं कि 2021 से लेकर के इस 2025 तक जो भी बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है, उससे पहले बार विश्व का आम जनमानस जो है उससे अवगत हुआ है। अब तक बांग्लादेश की कुल मिला के एक छवि थी कि वहाँ के लोग बहुत ही सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड हैं, सुशिक्षित हैं और मेहनत का समुदाय है। वो उज्झट नहीं है, वो उग्र नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मतलब लीगी तबलीगी और कट्टरपंथी नहीं है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के बारे में धारणाएं रही है। लेकिन 2021 के नवरात्रा से लेकर के और अभी तक जो घटनाक्रम वहाँ हुए हैं, इससे आप मान सकते हैं कि ये मिथ्या टूटा है कहीं ना कहीं। तो आम लोग तो सजग हैं। समस्या ये है कि 5 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे बांग्लादेश में अकारण ये तख्ता पलट हुआ। लोगों का हुजूम सड़कों पर निकला और प्रधानमंत्री को भाग करके भारत आना पड़ा। तो पहला मेरा मानना है कि भारत के सरकार की रणनीतिक चूक कहीं ना कहीं 5 अगस्त को रही है, क्योंकि आप कैसे नहीं आकलन कर पाए। दूसरी बात कि 5 अगस्त को अगर मान लीजिए तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद की परिस्थिति में जब 1 वर्ष 5 महीने होने को है, इस दौरान भी आप कुछ बांग्लादेश को लेकर के कोई ठोस नहीं आपके मतलब सामने आया। एक तो ये हो सकता था कि जब बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो लोकतंत्र वहाँ मैंने लोकतंत्र को एक प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार जो चल रही थी, चुनी गई सरकार, उसको बर्खास्त किया गया। तो चाहे लोकतंत्र का मुद्दा हो या भारत की आंतरिक सुरक्षा हो या मानवाधिकार का मसला हो या अल्पसंख्यक हित का मसला हो, तो भारत सरकार प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप कर सकती थी। भारत सरकार ने इस विकल्प को नहीं चुना। तो मेरा कहना है कि पहले स्थिति का आकलन ठीक प्रकार नहीं हो पाया। दूसरा है कि जो नई परिस्थितियां बनी उसमें आप सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर पाए, जबकि आपके पास अवसर थे, आपके पास मुद्दे भी थे। विश्व जनमत भी इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आपके साथ होता, और अगर विपक्ष विरोध में भी होता तो वो खुल करके बहुत विरोध में नहीं होता। अब आप बताइए कि 1 वर्ष 5 महीने बीत जाने के बाद भारत के अखबारों की सुर्खियां बनती है कि आईएसआई का स्लीपर सेल ढाका और बांग्लादेश में एक्टिव हुआ, जिसकी परिणति अभी जो घटनाक्रम चल रहे हैं बांग्लादेश में, फिर से एक बार हिंसा, वायलेंस तो कहा जा रहा है। तो इतनी लंबी अवधि के बाद हमारी एजेंसियां वहां क्या कर रही हैं? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? तो मेरा पहले कहना है कि देखिए, कहा गया है कि भीलन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन के गांडीव धनुष की और अर्जुन की बड़ी चर्चा थी धनुर्धर के रूप में। तो कहते हैं कि जब कृष्ण अपनी लीलाओं को समेट करके अपने लोक को लौटे तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बची खुची ये जो द्वारिका में जो गोपिकाएं हैं, इन सबों को अर्जुन ही वो वीर है जो इनको सकुशल जो है इनके घरों पर पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन जब ले करके चले तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक दौर होता है। तो वही गांडीव धनुष था और वही योद्धा धनुर्धारी अर्जुन थे, लेकिन वो भील लड़ाकों से लड़ नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब हैं, ये मैं नहीं कहता कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, ये रणनीतिकार नहीं, उन्होंने देश की अभूतपूर्व सेवाएं की है। आपने अभी धुरंधर मूवी की चर्चा की, तो धुरंधर से लेकर के और स्पेशल ऑप्स तक, ये OTT प्लेटफॉर्म से लेकर के फिल्म और सीरियल्स तक बहुत कुछ उनके कारनामों पर बना है और आगे भी चीज़ें आनी है। तो मेरा कहना है कि लेकिन वो इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज से ठीक 20 वर्ष पहले अटल जी के सरकार के समय थे। तो 20 वर्ष में क्या 12 वर्ष में ही एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है? तो इतना लंबा वक्त है। तो मुझे लगता है कि वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वो इतने सक्षम, कैपेबल नहीं है। अगर वो सक्षम, कैपेबल होते तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से घटनाएं होने वाली थी उसका कुछ न कुछ अंदेशा होता और भारत सरकार के पास कुछ न कुछ सूचना होती। तो पहला फेल हुआ कि आप घटनाओं का आकलन करने में चूके। दूसरा फेल हुआ कि आप शेख हसीना को यहाँ शरण दिया शरणार्थी के रूप में। ये आपके लिए स्थिति हो गई आगे कुआं खाई या गले की हड्डी की तरह। तीसरी समस्या हुई कि आप प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप कर सकते थे, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय उठा करके, मानवाधिकार, लोकतंत्र, अल्पसंख्यक हितों का मुद्दा उठा करके, लेकिन आपने वो नहीं किया।
इसके बाद आप नैतिक समर्थन कर सकते थे बांग्लादेश के अंदर जो लोग लोकतंत्र को चाहते हैं अथवा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे कि भारत सरकार ने ऐसा हस्तक्षेप किया है या ऐसा प्रयास किया है श्रीलंका में। जब आपके ध्यान में होगा कि तमिल मलामा सिंहलियों का विवाद था, तो कहते हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मतलब जो तमिल इलम थे उनके निर्माण में कहीं ना कहीं इनकी भूमिका थी। ऑफिशियल ना हो तभी अनऑफिशियल ये रहा है सब कुछ। तो मेरा कहना है कि भारत अगर चाहता तो एक समय आप जो है बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का आपने गठन कराया, तो अभी बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके रक्षा के लिए ऐसे किसी मुक्ति वाहिनी का गठन हो सकता था। लेकिन 1 वर्ष 5 महीने बीत जाने के बाद ये भी नहीं दिखा। ये अब दूसरा देखिए, शासन तभी चलता है जब साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, नीति हो। अमेरिका से लेकर के इजराइल तक, एक तरफ अमेरिका इतना बड़ा देश है और इजराइल इतना छोटा देश है, लेकिन उनके साथ कोई भी शत्रुता करता है तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन को एटाबाद तक, वो उसको पाकिस्तान के एटाबाद में खदेड़ के मारता है। इजराइल के जब लोगों के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ जर्मनी के म्यूनिख में वो घटना, तो इजराइल कई दशकों तक मारता रहा। तो मेरा कहना है कि आज की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर चाहे चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस हो या जमात के टॉप लीडरशिप के लोग हों, उनके मन में ये दहशत और भय हो कि अगर हम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की दूरी बढ़ाएंगे, अगर हम भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देंगे, अगर हम भारत को चिकन नेक से लेकर और दिल्ली कुछ तक धमकाएंगे, तो हम बांग्लादेश की सड़कों से लेकर के, हम और हमारा परिवार बांग्लादेश की सड़कों से लेकर अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि सबसे पहली बात तो ये उठता ही है सवाल कि कहाँ हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, कहाँ तो एक तरफ अगर जैसे आपने अजीत डोभाल का नाम लिया कि नेपाल वो जाते हैं, नेपाल में शांत करा देते हैं, म्यांमार जाते हैं, वहाँ शांति करा देते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में? और जहाँ तक देखा जाए तो अननोन गनमैन जिसने कि वहाँ पर शरीफ उस्मान हादी नाम के एक छात्र नेता को गोली मार दी, ऐसी बात कही जा रही है और उसका सीधा सीधा आरोप भारत पे लग रहा है। तो ये भी तो एक तरह से फेलियर हुआ ना कि आप कुछ गुप्त अगर हरकत कर रहे हैं तो ये सबको पता चल जा रहा है और उसके बाद रिएक्शन हो रहा है। पहला तो मैं कि शरीफ उस्मान हादी को मैं छात्र नेता नहीं मानूंगा, वो एक जिहादी है और जमात जो वहाँ का जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके छात्र विंग का वो प्रमुख था। भारत विरोधी उसके बयान रहे, आंदोलन जो पिछले वर्ष हुआ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो छात्र आंदोलन था या स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्पष्ट तौर पर है कि अमेरिका के CIA के फंडिंग से वो पूरा प्लानिंग करके, और मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार पहले से भी चूकती आई है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बांग्लादेश आप यात्रा देखें, उस समय इसी जमात के लोग ढाका की सड़कों पर निकले थे। तो भारत सरकार को तो पहले से भी तैयारी रखनी चाहिए था कि इस्लामिक अतिवाद बांग्लादेश के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये भारत के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अजीत डोभाल साहब की आपने बात की, तो अजीत डोभाल साहब आज से 20 साल पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अटल जी के समय। उनके कई सफल ऑपरेशन पाकिस्तान में रहे हैं, लेकिन उस समय कंधार वाले मामले में भी वो चूके, कंधार विमान हाईजैक में। और 20 वर्ष के बाद जब उम्र इतनी है, शारीरिक और मानसिक क्षमता उनकी घटी है, और मुझे लगता है कोई ठीक प्रकार कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे नेपाल की घटना हो, वहाँ भी भारत समय रहते भारत को चीज़ें नहीं पता चली, और बांग्लादेश में भी। तो मुझे लगता है कि अजीत डोभाल साहब को या तो प्रधानमंत्री स्वयं हटाए अथवा उनको स्वयं ही आगे आकर के स्वयं उनको इस पद से मुक्त होना चाहिए। और हम उनकी जो गाथाएं हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया है, उसको हम लोग OTT और फिल्मों के माध्यम से देखे, अप्रिसिएट किए, और एक देश के भारत माँ के पुत्र के नाते उनका सम्मान है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाते मैं कहूँगा कि तब से अब तक उनकी भूमिका कहीं जायज़ नहीं है। बांग्लादेश में तो आप देखिए ना कि 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, उसकी आपको जानकारी नहीं है। दूसरा है कि 1 वर्ष 5 महीने के बाद भी आप कोई मुक्ति वाहिनी खड़ी नहीं कर पाए। आप यहाँ तक कि कुछ ऐसी व्यवस्था भी वहाँ नहीं खड़ी कर पाए कि जिसके भय से जमात के नेता हों अथवा चीफ एडवाइज़र यूनिस हो, अथवा आज आप देखिए कि अभी जो बांग्लादेश में घटना हुई, अब जहाँ तक है कि ये जो छात्र नेता जिसे आप बता रही हैं, इसकी हत्या, हाँ, हाजी की हत्या की बात कर रही हैं, तो हाजी की हत्या का अब जो तथ्य आ रहा है कि वहीं के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये वही समय था जब चुनाव की तिथियां घोषित होने वाली थी, तो मुझे तो लगता है कि पूरा जो बांग्लादेश का प्रशासन है वो एंड टाइम पर उसने इसको चुना कि ये उस मूवमेंट का आइकॉन भी था, तो इसकी हत्या भी करा दी जाए। या तो उसने कराया या पश्चिम की शक्तियों ने कराया, और आरोप भारत पर लगा दें, तो इससे क्या होगा कि बांग्लादेश में चुनाव भी टलेगा। दूसरा, भारत विरोधी
भावनाएं भी प्रबल होंगी, और तीसरा, इस बहाने हमको हिंदू नरसंहार के लिए और भी अवसर मिलेगा। इसी से पूछने वाली थी आपसे, हिंदू नरसंहार की जो खबर है वहाँ पे लगातार आ रही है, और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर एक व्यक्ति जो है जो थोड़ा सा हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने अंदर, वो इस प्रश्न को उठा रहे हैं। लेकिन फिर इस पे हमारा ध्यान जाता है, अभी हमारे भारत की सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद जाता है कि इसके जो कर्ता धर्ता है आरएसएस, फिर आरएसएस के मोहन भागवत पर जाता है कि उनका क्या कथन है। उनके कथन को सुनने के बाद हिंदू और ज़्यादा आहत हैं। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? जी बिल्कुल, भागवत अभी 2-3 दिन पहले कोलकाता में थे और आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वो वक्तव्य दे रहे थे। उसमें उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, मतलब हिंदुओं को, आपस में संगठित होना चाहिए। ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात वही है कि जैसे अभी आग लगी हो और हम किसी को सुझाव दें कि आग न लगने के प्रिकॉशन क्या क्या उठाए जाए। कहने का मतलब है कि आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा हुई, और आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ था, तब बांग्लादेश भी भारत का पार्ट था। तो तब प्रत्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले ढाका से लेकर के और चटगांव, कोमिला, सिलहट, सब जगह, मैमनसिंह जिला का ये घटना है दीपू चंद्र दास का, तो चाहे मैमनसिंह जिला की बात करें या फिर आरएसएस के प्रेरणा पुरुष एक रहे हैं, मतलब आरएसएस के फाउंडर जो थे उनको बहुत मानते थे, स्वामी प्रणवानंद, उनका खुलना डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सब जगहों पर आरएसएस सीधे एक्टिविटी करता था 1947 के पहले, लेकिन 47 के बाद आरएसएस विश्व विभाग के तहत, मतलब हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से अपनी गतिविधि चलाता है, और विश्व हिंदू परिषद भी अपना गतिविधि चलाती है। तो कहीं ना कहीं ये भागवत जी का भी फेल्योर हम मानेंगे कि है। इस समय जो सुझाव दे रहे हैं इसके जगह उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका फेल्योर है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के दूसरे देशों से बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है हिंदू उत्पीड़न का, उस पर खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा हो रहा है, संवेदनाएं व्यक्त हो रही है। जैसे ढाका अवस्थित रसिया के राजदूत ने, रूस के राजदूत ने कल परसों में बड़ा अच्छा बयान दिया है। वहीं कनाडा और कई जगहों पर वहाँ के सदन में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न की बात चर्चा में आई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर के और भारत के संसद तक, सत्ता पक्ष से विपक्ष तक ने किसी दल विशेष से लेकर के किसी माने सदन के सदस्य विशेष के द्वारा इस पर कोई चर्चा की मांग नहीं की गई। तो हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं जिस देश का नाम भारत है, भारत का एक अभिप्राय होता है भाव, राग, ताल, जो भावों से भरे जहाँ के लोग हों। कितना दुर्भाग्य है कि हमारी भावनाएं मरसी गई हैं। ये मरती हुई भावनाओं का, संवेदनाओं का है तो ही द्योतक सूचक है कि हमारे किसी संसद सदस्य ने, गिरिराज सिंह जैसे प्रखर हिंदूवादी जो स्वयं को कहते हैं, वो भी इस पर मौन है। व्यक्तिगत चर्चा के लिए भी तो स्पीकर को आप दे सकते थे। तो सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष ने, किसी ने इस पर एक लाइन की चर्चा के लिए कहीं कोई बात नहीं आई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, हिंदू धर्माचार्यों में 2-1 लोगों ने केवल बोला है, ठाकुर देवकी नंदन ठाकुर करके वृंदावन के हैं, वो बोले हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड शंकराचार्य लोग हैं, अभी तो उनके पास अवसर था कि इस बहाने कांग्रेस भाजपा सबको ये करते। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, जो हमारे धर्माचार्यों में जगत गुरु और शंकराचार्य लोग हैं वो, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के जो स्टेट्स के विधायिका के सदस्य हैं, वो इन सबों का नहीं बोलना, मौन कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। ये तो चर्चा होगी कि क्या घटनाक्रम है और अभी हमारे भारत का माहौल क्या है, और जो जितने भी हिंदू संगठन हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि होना क्या चाहिए था इस वक्त में, और इसका समाधान क्या है। आज की देखिए परिस्थितियां जो है, अभी जो हाजी उस्मान की मृत्यु हुई, आप देखिए इसको ढाका विश्वविद्यालय के अंदर इसको दफनाया गया है, और कहाँ, नजरुल इस्लाम के ठीक बगल में। नजरुल कौन है? तो अगर अविभाजित बंगाल की बात करें तो अविभाजित बंगाल में अगर जिसको हम कहते हैं थोड़े से मॉडरेट या सेकुलर या निरपेक्ष, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम का नाम आता है। ये तो बंग भूमि पर एक साहित्यकार हुए हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में मानते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक पुरुष है, द्योतक सूचक कह सकते हैं, प्रतीक पुरुष। तो जो नजरुल इस्लाम जैसे बड़े कवि के ठीक बगल में एक आतंकवादी को दफनाया गया। दूसरा, उसके बाद जितने यूरोपीय देश हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इन सबों के दूतावास के द्वारा इसके मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है और झंडे आधे झुकाए गए। केवल ढाका के अंदर जो रसियन दूतावास है, केवल उसने बांग्लादेश के हुक्मरानों को कहने का मादा उठाया है, और उसने कहा है कि आप 1971 का दिन भी वो याद करो कि अगर भारत नहीं होता तो आप नहीं होते।
और भारत था इसलिए हम भी थे, इस नाते विश्व जनमत आपको एक देश के रूप में मान्यता विश्व जनमत ने दिया, इसलिए कृपया कर दूरी न बढ़ाएं। लेकिन बांग्लादेश में जो हुक्मरान है वो दूरी बढ़ाने पर लगे हैं। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि शेख हसीना को हमने क्या किया है कि अपने यहाँ निर्वासन में रहने का दिया है, शरण दिया है। वहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी खालिदा जिया नेत्री हैं, BNP, कहते हैं कि वो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी रही, वो बहुत अस्वस्थ है। तो प्रधानमंत्री मोदी की उनको देख करके संवेदनाएं जग उठी कि बेहतर से बेहतर आपके इलाज के लिए। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की संवेदना 5 अगस्त से लेकर के और ये 5 दिसंबर बीतने के बाद, ये जो अब बीत रहा है 21, 22, 24, 25 दिसंबर, तो केवल दीपू चंद्र दास नहीं, अब से 5-6 महीने पूर्व एक 15-16 साल के लड़के पर भी इस निंदा का ऐसा आरोप लगा और उसको भी पुलिस थाने में घींच करके मार दिया गया सार्वजनिक तौर पर। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की संवेदना उन 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके प्रति नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। तो मैं तो मानता हूं कि इस मुद्दे पर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको आना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को तो हम लोग इसीलिए जानते रहे कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम वाली सोच वाले वो व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं डरते नहीं है, तो एक स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आज की परिस्थितियों में हम प्रत्यक्ष बांग्लादेश पर हमले नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के लोगों को एक स्वर तो दे सकते हैं, एक मंच तो दे सकते हैं, उनको लड़ने के लिए मादा और सहयोग तो कर सकते हैं। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, 1.5 करोड़ हैं। तो आप एक मुक्ति वाहिनी, एक और मुक्ति वाहिनी के दिशा में प्रयास करिए। और दूसरा है कि आप ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीजिए जैसे आज के पाकिस्तान में लगता है कि जब कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जब कोई दुर्घटना होती है, कोई बड़ा मुल्ला मौलवी या ISI का कोई बड़ा पदाधिकारी अथवा पाकिस्तान सेना का जब मारा जाता है, तो होता है कि कहीं ना कहीं भारत ने, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी ये दहशत फैलनी चाहिए कि यूनिस, देखिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भय बिनु होत न प्रीत। तो प्रेम तभी होगा जब आप में भय, वो कहते हैं ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये मान के चल रहे हैं पश्चिम के देश कि भारत एक भीरू है और बांग्लादेश जो पिद्दी सा देश है। अरे भारत के बंगाल प्रांत का ही तो आधा हिस्सा है। वो रोज़ डराता है कि हम चिकन नेक छीन लेंगे तो हम बिहार ले लेंगे। वो सोचता है कि अंग्रेज़ों के समय का जो बंगाल प्रेसिडेंसी था या उससे पहले सिराजुद्दौला के दौर का, तो हम वो बना लेंगे। तो आप अभी देखें कि इस घटना जो चली है, इस बीच आप देखिए कि भारत के त्रिपुरा, भारत के मिजोरम, भारत के मेघालय और भारत के असम और बंगाल के भी हिस्से में आम लोगों के अंदर जन चेतना बढ़ी है और आप देखेंगे कि वो बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जरूरत केवल भारत के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को निर्णय लेने का है कि एक और मुक्ति वाहिनी का गठन हो, और दूसरा कि बांग्लादेश में जो भी हो, चाहे पश्चिम की शक्तियाँ हो या बांग्लादेश का स्थानीय राजनीतिक या धार्मिक नेतृत्व हो, उसके अंदर ये भय होना चाहिए कि बांग्लादेश 65 जिले का देश है। तो इस 65 जिले में कहीं भी कोई भी अगर भारत विरोध का कोई भी घटना करे तो उसके मन में ये भय हो कि मैं और मेरे परिवार भारत और भारत के एजेंसियों के रडार पर हैं। बस मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा। तो ये थी तमाम बातें बांग्लादेश को लेकर, और किस तरह से जो अमिया भूषण हमारे साथ आज स्टूडियो में, उन्होंने कितने स्पष्ट लहजे में बताया कि क्या रहा है इसका इतिहास, किस तरह की परिस्थितियां बनी जो इस तरह की घटना हुई। और अभी भारत का जो रिएक्शन है ये चिंताजनक लग रहा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं भरोसा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर कर क्या रही है। क्या हम बिल्कुल से सिर्फ OTT और रील की दुनिया में सिमट कर रह जाएं कि बस कारनामों को देखते रहें, लेकिन अभी हो रही परिस्थितियों के प्रति अपनी आंख मूंद लें। फिलहाल के लिए अभी हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम, और अमिया भूषण जी ने इतनी जानकारियां हमारे सामने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, आभार, प्रणाम। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके भेजिएगा, और आगे भी हम इससे संबंधित चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।